नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। मैं हूं दीपक डोभाल। हाजिर हम खबर चालीसा लेकर एक ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह पर आपको मिलती हैं दिन भर की तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। शुरुआत होगी कारोबार जगत की खबरों से, फिर राजनीति और बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें। स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की भी बात होगी और दुनिया जहान का हाल भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। सेबी बोर्ड की आज हुई बैठक में एक्रीडेटेड इन्वेस्टर्स के फ्रेमवर्क को मंजूरी मिल गई है। साथ ही बोर्ड ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के चुनाव के नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी है। इनविट के नियमों में संशोधन को भी बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। रेजिडेंट इंडियन फंड मैनेजर भी अब एफपीआईज का हिस्सा बन सकते हैं। बोर्ड ने रेटिंग एजेंसियों से जुड़े नियमों में बदलाव को भी हरी झंडी दी है। अब पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आईपीओ में बैंकर बन सकेंगे। गड़बड़ी बताने वाले इनसाइडर के लिए इनाम की राशि 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। डेट सिक्योरिटीज एनसीडी लिस्टिंग नियमों का विलय को मंजूरी भी मिली है। दोनों के लिए एक ही नियम होगा। बाजार आज दूसरे दिन भी कंसोलिडेशन के मूड में दिखे। घरेलू बाजार बढ़त के साथ खुले, लेकिन दिन का कारोबार खत्म होने के तक रुझान बदल गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार में आज चौतरफा बिकवाली हुई। निफ्टी मिड कैप में 0.5% से ज्यादा की गिरावट आई। निफ्टी स्मॉल कैप भी 0.23% फिसलकर बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 186 अंक टूटकर 52,550 के स्तर पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी 66 अंक गिरकर 15,748 के स्तर पर बंद हुआ। आज पीएसयू बैंक, मेटल, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया, रियल्टी और आईटी शेयरों में बिकवाली का दबाव बना। हालांकि निफ्टी, एफएमसीजी इंडेक्स और फार्मा इंडेक्स ने बाजार को सपोर्ट देने की कोशिश की। पावर ग्रिड, सिप्ला, एनटीपीसी, एचयूएल, डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज और नेस्ले इंडिया जैसे शेयरों में मजबूती रही। ओएनजीसी, आईओसी, हिंडाल्को, कोल इंडिया, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा और बजाज ऑटो जैसे दिग्गजों में बिकवाली का दबाव रहा। सेंसेक्स के 30 में से 13 शेयर ही आज बढ़त के साथ बंद हुए, बाकी 17 शेयरों में गिरावट रही। निफ्टी 50 में शामिल सिर्फ 14 शेयर ही बढ़त के साथ बंद हुए। इंडियन रेलवे की कैटरिंग और टूरिज्म कंपनी आईआरसीटीसी ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का जनवरी से मार्च के दौरान 104 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यह पिछले साल की चौथी तिमाही में 135 करोड़ रुपए से 23% कम है। हालांकि दिसंबर तिमाही में 33% ज्यादा है। कोरोना काम में सख्त पाबंदियों का असर कंपनी के कारोबार पर भी पड़ा है। लॉकडाउन के दौरान यात्रा के समय खाना बेचना मना था। आईआरसीटीसी के जो कैटरिंग कारोबार से आने वाला रेवेन्यू 70% घटकर 67 करोड़ रुपए रहा और इसी तरह से टूरिज्म बिक्री में भी 69% गिरकर 32 करोड़ रुपए रही। इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस में हल्की ग्रोथ रही है। यह सालाना आधार पर 9.5% बढ़कर 212 करोड़ रुपए का रहा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने गो एयर के आईपीओ को टेम्पररी तौर पर होल्ड पर डाल दिया है। सेबी आईपीओ को मंजूरी देने की प्रक्रिया पर क्यों रोक लगाई गई है और क्यों इन्हें होल्ड पर रखा गया है, इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। सेबी की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आईपीओ के मर्चेंट बैंकर्स को कुछ ऑब्जर्वेशन जारी किए गए हैं। हालांकि वो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, इसका खुलासा नहीं किया गया है। गो एयर 3600 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी में थी। इस आईपीओ के जरिए जुटाए गए फंड में से कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने में करती। डीजीसीआई यानी कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने सिप्ला को मॉडर्ना की वैक्सीन के इंपोर्ट की मंजूरी दे दी है। सिप्ला ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इसके इंपोर्ट और मार्केटिंग की इजाजत मांगी थी। सरकार जल्दी इस फैसले का ऐलान कर सकती है। मॉडर्ना की तरफ से बताया गया कि अमेरिकी सरकार ने मॉडर्ना वैक्सीन की डोज तय संख्या में भारत को डोनेट करने की मंजूरी भी दे दी है। सरकार ने अभी वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद होने वाले बड़े साइड इफेक्ट को लेकर हट जाने या जवाबदेही जैसी शर्तों पर फैसला नहीं किया गया है, उस पर विचार किया जा रहा है। फाइजर और मॉडर्ना ने शर्त रखी है कि इंडेमनिटी मिलेगी तो ही वो वैक्सीन भारत भेजेंगे। ये इंडेमनिटी वैक्सीन कंपनियों को सब तरह की कानूनी जवाबदेही से दरअसल मुक्त रखती है। देवास मल्टीमीडिया ने एयर इंडिया की विदेशों में स्थित संपत्ति को जब्त करने के लिए न्यूयॉर्क में याचिका दाखिल की है। देवास ने भारत सरकार से $120 करोड़ का इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केस जीता था।
इससे पहले ऐसे ही एक मामले में केयर ने एयर इंडिया की संपत्ति को जब्त करने के लिए याचिका दाखिल की हुई है। देवास ने अपनी याचिका में कहा कि एयर इंडिया या तो कर चुका है या फिर उसकी अमेरिका में स्थित संपत्ति जब्त की जाए। एयर इंडिया की संपत्तियों में जहाज, कार्गो, हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, आर्ट वर्क, ये तमाम चीजें शामिल हैं। देवास की इस कदम से एयर इंडिया के विनिवेश को एक झटका जरूर लग सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 28 पैसे महंगा हो गया। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 98 रुपए 81 पैसे और डीजल 79 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। 89 रुपए माफ कीजिएगा। मुंबई में पेट्रोल का भाव 104 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्रीगंगानगर में 110 रुपए के आसपास है प्रति लीटर। जून में तेल की कीमतों में ये 16वीं बार बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में इस महीने अब तक पेट्रोल 4 रुपए 58 पैसे और डीजल 4 रुपए 2 पैसे महंगा हो चुका है। देश के 15 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं डीजल राजस्थान और मध्य प्रदेश में 100 रुपए के पार बिक रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिलने वाली है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार इथेनॉल आधारित फ्लेक्स फ्यूल इंजन को अनुमति देने का फैसला कर चुकी है। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर इसे अनुमति मिल जाएगी। गडकरी ने कहा कि ब्राजील, अमेरिका और कनाडा जैसे दुनिया के अन्य देशों में फ्लेक्स इंजन है जो कृषि उत्पादों से संचालित होते हैं। आपको यह भी बता दें कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन एक से ज्यादा ईंधन से चलने वाला इंजन होता है। इसमें आमतौर पर एथेनॉल या मिथेनॉल ईंधन के मिश्रण वाले पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल की कीमत 60 से 62 रुपए प्रति लीटर है, जबकि देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमत, जैसे हमने आपको बताया, कि 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा पहुंच चुकी है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लागू करें। साथ ही कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वो एनआईसी के साथ मिलकर असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल डेवलप करें ताकि उन्हें स्कीमों का फायदा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी 31 जुलाई की डेडलाइन दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि वे तब तक कम्युनिटी किचन चलाएं जब तक देश में महामारी से पनपे हालात खत्म नहीं हो जाते। कोरोना के मोर्चे पर इधर बड़ी राहत की खबर है। 102 दिन बाद 24 घंटे में 37,566 नए केसेस सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना के 907 मरीजों की मौत हुई। 24 घंटे में करीब 57,000 लोग वायरस से ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में 5,52,000 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना से रिकवरी रेट की बात करें तो करीब 97% रिकवरी रेट इस वक्त है, जो कि एक राहत वाली खबर है। वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटे करीब 53 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया। कोरोना की तीसरी लहर की चिंता के बीच मुंबई में बच्चों के लिए एक राहत देने वाली खबर है। बीएमसी के सीरो सर्वे में यह सामने आया है कि मुंबई में 50% से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडीज पाई गई हैं, यानी कि वो इससे पहले संक्रमित हो चुके हैं। बीएमसी ने 1 अप्रैल से 15 जून के बीच चौथा सीरो सर्वे कराया था। सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा 10 से 14 साल की उम्र के 53% बच्चों में एंटीबॉडीज मिली हैं। एंटीबॉडीज मिलने का मतलब यह है कि इनमें कोरोना से लड़ने की क्षमता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाए। वहीं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में की एक रिपोर्ट में, एक सर्वे में यह दावा किया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर का असर कम रहेगा। गर्भवती महिलाओं में कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह के सवाल थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिससे सारी शंकाएं अब खत्म हो सकें। सरकार की गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं के लिए कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके लिए गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन के लिए कोविन जो पोर्टल है उस पर ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंचे और अगले साल चुनाव के लिए बड़ा ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी।
तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि ऐसा होते ही करीब 80% लोगों का बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। केजरीवाल ने पुराने बिल माफ करने का भी ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि देश में आज सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिल रही है, वो भी तब जब पंजाब अपनी बिजली खुद बनाता है। एक, हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। दो, पुराने सारे बिजली के बिल माफ। और तीसरी चीज, 24 घंटे बिजली मिल जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। लेकिन यूपी सरकार से इस कदम से बीएसपी सुप्रीमो मायावती काफी नाराज नजर आई हैं। उन्होंने योगी सरकार के इस आयोजन को विधानसभा चुनाव से पहले की गई नाटकबाजी करार दिया है। मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव करीब आते देख सरकार की ओर से नाटकबाजी की जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वो बाबा साहेब के नाम पर कोई केंद्र बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन चुनावी फायदे के लिए ऐसा करना उन्हें लगता है कि जनता के साथ धोखा है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक बार फिर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने से मना कर दिया है। अनिल देशमुख ने कहा है कि उनकी उम्र 72 साल हो गई है और उन्हें पहले से ही कई तरह की बीमारियां हैं। देशमुख ने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखकर ऑनलाइन तरीके से बयान दर्ज कराने की अपील की है। उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर अपील की कि अपनी पसंद के अनुसार सुविधाजनक समय पर ऑडियो या वीडियो माध्यम के जरिए मेरा बयान दर्ज किया जा सकता है। ईडी ने देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए दूसरी बार तलब किया है। जम्मू के सुजवान मिलिट्री स्टेशन के पास सोमवार देर रात संदिग्ध ड्रोन नजर आए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुशवानी और कालूचक जो इलाका है उसमें भी ड्रोन दिखे थे। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि तीनों जगह एक ही ड्रोन दिखा या अलग अलग थे। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। बीते दिन यहां तीसरी बार ये ड्रोन एक्टिविटीज देखी गई है बीते कुछ दिनों से। इससे पहले शनिवार रात एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक भी हुआ था। दूसरी घटना रविवार को हुई थी। इसमें कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन उड़ते हुए देखे गए थे। गृह मंत्रालय ने जम्मू एयरबेस में हुए ड्रोन हमले की जांच एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी है। वहीं भारत ने आतंकियों के ड्रोन इस्तेमाल का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में भी उठाया है। भारत ने साफ किया है कि हथियारबंद ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा है। इस पर दुनिया को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। यूएन में हुई दुनिया भर की काउंटर टेररिज्म एजेंसियों की कॉन्फ्रेंस में विशेष सचिव वीएसके कौमुदी ने भारत का पक्ष रखा। कौमुदी ने साफ तौर पर कहा कि स्ट्रेटेजिक और व्यापारिक ठिकानों पर आतंकी मकसद पूरा करने के लिए हथियारबंद ड्रोन्स के इस्तेमाल की संभावना पर सभी सदस्य देशों को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। कोरोना के बीच संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने के आसार हैं। सीसीपीए यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने इसकी सिफारिश की है। करीब एक महीने के सत्र में 20 बैठकें होंगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। मॉनसून सत्र के दौरान पूरे संसद परिसर में कोरोना प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि सत्र में शामिल होने वाले तमाम सांसदों और लोगों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगाई जा चुकी हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 जून को बताया था कि मॉनसून सत्र की सारी तैयारियां हो गई हैं। 445 सांसदों को वैक्सीन लग चुकी है। सचिवालय के सभी कर्मचारियों का भी वैक्सीनेशन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा का काम रोकने की मांग ठुकरा दी थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने चुनकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य रोकने का अनुरोध किया, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन के दौरान जारी अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के बारे में बुनियादी शोध भी नहीं किया था। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के बारे में कहा था कि यह दुर्भावना से प्रेरित थी और इसमें प्रामाणिकता का अभाव था, जो सही हो सकता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उस पर सिविल सोसाइटी ग्रुप ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। 5 सदस्यीय कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंप दी। इस रिपोर्ट की कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं, जिसमें एक ये भी है कि ममता बनर्जी की सरकार को हिंसा रोकने में फेल बताया गया है। ये टीम पश्चिम बंगाल जाकर वहां 200 से ज्यादा तस्वीरों, करीब 50 से ज्यादा वीडियोस का एनालिसिस करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है।
इस टीम ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत भी की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार इस कमेटी को राज्य में आने से लगातार मना कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए परीक्षा 2021 को स्थगित करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से दूसरा मौका देने के लिए सहमत होने के बाद ऑप्ट आउट पर कल आदेश पारित किया जाएगा। कोर्ट ने आईसीएआई से जुलाई परीक्षा के लिए स्टैंडर्ड संचालन प्रक्रिया पर एक विस्तृत नोट पेश करने को भी कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आईसीएआई परीक्षा करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएआई से उन छात्रों के लिए ऑप्ट आउट विकल्प पर विचार करने को कहा जो कोरोना संक्रमित हैं या कोविड के बाद इसका उन पर प्रभाव है। आईसीएआई ने कल सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सीए परीक्षा कराने के लिए यह सबसे अनुकूल समय है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हुए फेसबुक के अफसरों ने बताया कि नए आईटी नियमों के तहत 15 मई से 15 जून के बीच कितना कंटेंट हटाया गया, इस पर फाइनल रिपोर्ट 15 जुलाई को ही दी जाएगी। इससे पहले 2 जुलाई को एक अंतरिम रिपोर्ट कमेटी को सौंप दी जाएगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाली स्टैंडिंग कमेटी ने फेसबुक और गूगल को अपने प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में सम्मन भेजा है। स्टैंडिंग कमेटी जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने और इन प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल की शिकायतों पर अधिकारियों का नजरिया जानना चाहती है। नए आईटी कानूनों और सोशल मीडिया गाइडलाइंस के पालन को लेकर 10 दिन पहले ही ट्विटर के अधिकारी इस कमेटी के सामने पेश हुए थे। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। ट्विटर की वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले को लेकर बुलंदशहर में यह केस दर्ज किया गया है। हालांकि विवाद बढ़ता देख ट्विटर ने कल अपनी गलती सुधार ली। इस मामले में बजरंग दल के नेता प्रवीण भाटी की तरफ से शिकायत दर्ज की गई है। नए आईटी नियमों को लेकर पहले से चल रहे टकराव के बीच ट्विटर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में इस महीने ये दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। इससे पहले एक केस में माहेश्वरी को पिछले हफ्ते कर्नाटक हाईकोर्ट से मिली राहत मिली थी, लेकिन यूपी पुलिस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस बीच एक ताजा एफआईआर जो है ट्विटर के खिलाफ वो दिल्ली में भी दर्ज हुई है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। पहले राज्य सरकार ने 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने का फैसला किया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कल ही सीमित संख्या में तीर्थयात्रियों के साथ चारधाम की यात्रा की अनुमति देने वाले राज्य मंत्रिमंडल के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद यह फैसला आया है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई से 3 जिलों के निवासियों को चारधाम की यात्रा की अनुमति दी थी। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस के तहत 1 जुलाई से पहले चरण की चारधाम यात्रा शुरू करने का ऐलान किया था। वहीं दूसरे चरण की शुरुआत 11 जुलाई से करने की बात कही थी। साल 2018 में रिलीज हुई तमिल भाषा की साइको थ्रिलर फिल्म रत्सासन का हिंदी रीमेक बनने जा रहा है। फिल्म में अक्षय कुमार एक पुलिस वाले के रोल में दिखाई देंगे। फिल्म में अक्षय के साथ रकुल प्रीत सिंह खास भूमिका निभाएंगी। हिंदी रीमेक को अक्षय के साथ बेल बॉटम बनाने वाले रंजीत सिंह डायरेक्ट करेंगे। फिल्म का प्री प्रोडक्शन तेजी से चल रहा है और अगस्त तक फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। इस वक्त अक्षय की कई फिल्में पाइपलाइन में हैं, जिसमें बेल बॉटम, पृथ्वीराज, सूर्यवंशी, अतरंगी रे, बच्चन पांडे के साथ रक्षाबंधन भी लिस्ट में है। रणवीर सिंह के फैंस के लिए खुशखबरी है। वो जल्द ही अपने करियर में अब तक का सबसे अलग काम करते हुए नजर आने वाले हैं। रणवीर सिंह ब्रिटिश एडवेंचरर हैं, बेयर ग्रिल्स के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं। रणवीर सिंह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेता अक्षय कुमार और रजनीकांत बेयर ग्रिल्स के साथ स्क्रीन साझा कर चुके हैं। बेयर ग्रिल्स ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर नए शो की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें रणवीर नजर आएंगे। करण जौहर ने एक ऐतिहासिक फिल्म का ऐलान किया है। फिल्म की कहानी जलियांवाला बाग नरसंहार पर आधारित है। करण ने इस फिल्म के ऐलान के साथ ही जानकारी दी है कि फिल्म की कहानी सी शंकरन नायर पर आधारित होगी, जिन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार का सच सामने लाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत से कानूनी लड़ाई लड़ी थी। शंकरन नायर के इस साहस ने पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के लिए एक नई मिसाल कायम की, नई जान फूंकी। इसकी कहानी द केस दैट शुक द एम्पायर किताब से ली गई है। फिल्म का निर्देशन करण सिंह त्यागी कर रहे हैं। स्टार कास्ट का ऐलान भी जल्द होने वाला है। जी बिजनेस ने आपको कुछ महीने पहले बताया था कि जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं और इस खबर पर मुहर लग गई है। सितंबर से दोनों ही स्टार्स एक साउथ फिल्म की रीमेक की शूटिंग करने वाले हैं। बता दें कि मलयालम फिल्म अयप्पम कोशियम का हिंदी रीमेक बनाया जा रहा है, जिसके लिए दोनों एक्टर्स को साइन किया गया है।
कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम कर चुकी हैं एक्ट्रेस मोना सिंह अब आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगी। ये दूसरा मौका है जब मोना सिंह किसी फिल्म में आमिर खान के साथ काम कर रही हैं। इससे पहले आमिर खान के साथ 3 इडियट्स में वो नजर आई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने घोषणा की है कि वो अगला वर्ल्ड T20 का आयोजन कहां करने जा रहा है। इस बार ये टूर्नामेंट भारत की जगह यूएई और ओमान में होगा। वहीं अब आईसीसी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था ने बताया कि टूर्नामेंट की शुरुआत 17 अक्टूबर को होगी। फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। मैच 4 स्टेडियम्स में खेले जाएंगे। ये स्टेडियम शेख जायद अबू धाबी, दुबई इंटरनेशनल, शारजा और ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड होंगे। भले ही न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया को हराकर पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो जीत ली हो, लेकिन जब न्यूजीलैंड की दूसरी पारी शुरू हुई तो उसमें ड्रेसिंग रूम में तनाव और दबाव का माहौल भी था। इसका खुलासा किया है फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे 6 फीट 7 इंच लंबे तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने कहा कि जब वो न्यूजीलैंड की पारी के दौरान काफी नर्वस हो रहे थे, हर गेंद पर लग रहा था कि विकेट गिर जाएगा। इससे बचने के लिए वो बाथरूम में जाकर छिप गए ताकि मैच से कुछ समय के लिए दूरी बना सके। विंबलडन के 134वें संस्करण की शुरुआत सोमवार से हो गई है और इस बार कोरोना की वजह से केवल 50% दर्शकों को एंट्री दी गई है। विंबलडन ने भारतीय क्रिकेट के 2 जेंटलमैन सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का एक वीडियो शेयर किया है और ये वीडियो 2015 का है जब विराट, अनुष्का और सचिन अंजलि विंबलडन देखने पहुंचे थे। 6 साल पहले के इस वीडियो में सचिन और विराट रोजर फेडरर और एंडी मरे के बीच सेमीफाइनल मैच देखने पहुंचे थे। इस मैच में फेडरर ने मरे को हराकर फाइनल्स में प्रवेश किया था। बता दें कि सचिन और विराट दोनों फेडरर के फैन। यूके सरकार के इवेंट रिसर्च प्रोग्राम के तहत इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच एस्बेस्टन में होने वाले तीसरे वनडे मैच में 80% दर्शक होंगे। मुकाबला 13 जुलाई को डे नाइट फॉर्मेट में खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में 3 वनडे मैचों की सीरीज के बाद T20 सीरीज भी खेलेगी। दर्शकों के प्रवेश की इजाजत देने के लिए शर्त रखी गई है। इसमें गेम से कम 14 दिन पहले एक नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट या फुल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देना होगा।